ज़रा हटके में खुशामदीद। मुझे आप जानते होंगे, मेरे साथ जो साहब बैठे हैं उन्हें भी आप जानते होंगे। हमारे जो तीसरे साथी हैं वो हमें इस हफ़्ते इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नाम के बगैर काम कैसे चल सकता है या नहीं चल सकता। तो देखते हैं कि हमारे तीसरे साथी चल जाएगा। तीसरे साथी इस्लामाबाद से हैं। अभी देखते हैं, लाइव टीवी उनका तो गलती बहुत महंगी पड़ सकती है हमें वैसे। हाँ, कोशिश करके देखते हैं क्योंकि मशवरे मिल रहे हैं, हिदायत आ रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी ने अपने जो सिंध के बल्दियाती क़यादत है उनके नामों का ऐलान कर दिया है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सूबा एक वन पार्टी रूल की जानिब जा रहा है। ये सूबे के लिए, सियासत के लिए अच्छी बात है। इसमें जो नाम सामने आए हैं उससे में क्या ट्रेंड्स पता चलते हैं, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारी फ़ुटबॉल टीम है उन्हें 6 इंटरनेशनल मैचेस के लिए जाना है, लेकिन इसकी बजाय कि वो प्रैक्टिस कर रहे हों, तैयारी कर रहे हों, बेचारे फंस के रह गए हैं। उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उन्हें NOCs देगी या नहीं देगी। इस बारे में भी हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं अमेरिका से, जहाँ PTI ने पाकिस्तान में मुबैना रियासती जबर के ख़िलाफ़ लॉबिंग शुरू कर दी है। ज़बरदस्त एक वहाँ पे कैंपेन, इसमें PTI के जो अहदेदार हैं वो बाइडन इंतज़ामिया और जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर मेहनत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस सिलसिले में अब ये भी ख़बर आई है कि शहबाज गिल साहब, उन्होंने ख़ुद को वहाँ पर एक फ़ॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर करा लिया है। आपको याद होगा कि यहाँ पर वो काफ़ी केसेस में मतलूब थे। उन्हें 29 मार्च को यहाँ से जाने की इजाज़त दी गई थी। PTI वालों की जो कैंपेन है उसमें उनका अमरीकी हुकाम से एक बड़ा मुतालबा ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की अगर आप इमदाद करें तो उसको इंसानी हुकूक से नथी करें, और जो पाकिस्तानी अहलकार जो मुबैना तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जमहूरियत को अंडरमाइन करने में मुलव्वस हैं, उन पर भी वीज़ा बैन लगाया जाए। तो ये एक ऐसी कैंपेन है जिसको हम ज़रा देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें। अच्छा, अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से। दो चीज़ें मैं ज़रा एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पे थोड़ा कमेंट करना चाह रहा हूँ कि एक तो जो ये फॉरेन एजेंट अपने आप को जो रजिस्टर किया है, तो ये वो वाली एजेंट नहीं है कि यार तू भारत का एजेंट है, तू रॉ का एजेंट है, तू मोसाद का या CIA का एजेंट है। क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल एक अमेरिकन शहरी हैं, तो अगर किसी अमेरिकन शहरी ने ऑफिशियली लॉबिंग करनी हो किसी बैरूनी किसी और मुल्क की या किसी और मुल्क की सियासी पार्टी या किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप के लिए, तो उनको अमेरिका में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने एजेंसी खोल ली है, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात कि अभी आपने जिक्र किया कि PTI जो लॉबिंग कर रही है ओवरऑल US में, अच्छा सिर्फ US में नहीं, UK में भी मुजाहरे हुए हैं, कनाडा में अभी मैं होके आया हूँ, वहाँ पर भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। जिनीवा में आज मैं हैशटैग देख रहा था, ट्रेंड हो रहा है PTI प्रोटेस्ट इन जिनीवा। अमेरिका में जाहिर है कि इट इज़ लेस नॉट जस्ट पब्लिक प्रेशर, लेकिन वो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कांग्रेसमैन पे और इंतज़ामिया पर भी डाल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये है जो PTI के जो फोकल पर्सन है यू में सजाद बुर्की, और जो PTI के पार्टी मेंबर है आतिफ और आतिफ खान साहब, उनकी मुलाकात हुई कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार, तो जो टेक्सास से आपका ताल्लुक है, और जो बातें हुई हैं वो बड़ी मजेदार हैं। जरा एक दफा सुन लीजिए। Congressman, what we want as a Pakistani is like Secretary Blinken in last 10 days, through the tweets, he has mentioned that they are going to put some visa restrictions on people who are involved in different countries like Bangladesh, Cambodia, Nigeria, the way they are trying to derail the democracy in those countries. So they're going to put the visa restrictions on those political leaders in those particular countries. So what we want is everyone in Pakistan current regime involved in these human rights violations and trying to derail the democracy over there. We want the same thing happen in Pakistan. We want our legislators like you to push the US administrations for the visa restrictions on such people. Okay, we'll look into that. That'd be good to learn about, because I don't know as much about visa restrictions, but I would want to learn about that and see what makes good sense. कि मैंने बाकी भी क्लिप्स सुने हैं, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जान छुड़ाने की कोशिश जवाब भी दें लेकिन ना भी दें। कमेंट इस पे सिर्फ इतना है कि ये वही बातें हैं कि जी ह्यूमन राइट्स के साथ लिंक करें, मिलिट्री एड को लिंक करें ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी के साथ, जो मेरा ख्याल है कि अगर 2.5-3 साल पहले अगर कोई करता तो काफ़ी
यही लोग जो इस वक्त इसको प्रमोट कर रहे हैं वो गद्दार करते हैं। मेरे ख्याल आपका कुछ थोड़ा सा जाती मतलब हमें ये पता है कि वहाँ पे जब इंसानी हकूक़ की कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो यही लोग बाहर आते थे, नारे लगाते थे, कहते थे कि ये पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे कानों को ये सुनने को मिल रहा है कि जी जमहूरियत के लिए पीटीआई एक्टिव हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि जमात इवॉल्व कर रही है। हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं वाशिंगटन से। अनवर साहब, आपका जो काफ़ी डिटेल पीस पे छपा हुआ है, आपकी नज़र है, तो ज़रा कुछ बताएंगे कि ये जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं ये कितनी एक्सटेंसिव है और माजी में इसकी नज़ीर मिलती है? देखिए, नहीं, माजी में बिल्कुल नज़ीर नहीं मिलती। और पहले जो आपने बड़ी मज़े की बात की थी वो की थी फ़ॉरेन एजेंट वाली। तो हमारे यहाँ फ़ॉरेन एजेंट का मतलब जासूस समझा जाता है और यहाँ जासूस नहीं समझा जाता। यहाँ चूँकि इसकी कानूनी तौर पे इजाज़त है आपको किसी गैर मुल्क के लिए काम करने की, तो इसलिए इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। जैसे हमारे यहाँ दलाल का लफ्ज़ बहुत बुरा समझा जाता है और दुबई में सबके लिए इस्तेमाल होता है, हर स्टेट एजेंट को दलाल कहते हैं, उसी तरह फ़ॉरेन एजेंट भी होता है। रही बात कि यहाँ देखें, पीटीआई को एक एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि इसमें आप कोई शुबा नहीं कि वो पाकिस्तानी अमेरिकन में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, आज से नहीं, ये इमरान खान साहब पर नहीं आए थे, उससे पहले से जब वो अपने हस्पताल के लिए और दीगर चीज़ों के लिए चंदे जमा करते थे, उस वक्त भी मैंने उनके कई फंड रेजिंग अटेंड की थी जिसमें मिलियन डॉलर्स जमा हुए थे। तो वो जो उनकी इतनी एक्सटेंसिव सपोर्ट बेस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत होशियारी से ये जो बरकी साहब हैं और ये जो हैं आतिफ़ खान, आज भी मेरी आतिफ़ खान से बात हुई थी, ये दोनों बहुत ज़्यादा और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो नए फॉरेन एजेंट बने हैं वो जो गिल साहब, उनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। ये सवाल मैं पूछने वाला था आपसे। जी जी, क्योंकि वो यहाँ आए थे, आते ही मीडिया से लड़ पड़े जैसे पहले भी लड़ते थे, और उनका अब भी वही अंदाज़ है, ज़रा सी बात पर नाराज़ होना, लड़ पड़ना। तो वो पता नहीं इतने मुफीद होंगे या नहीं जितने सज्जाद बरकी और आतिफ़ खान हैं। अब हो ये रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी जो एक नई शुरू हो गई, उसके बारे में आज मैंने बात की आतिफ़ खान साहब से। मैंने कहा ये क्या है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद रोक दी जाए? तो उन्होंने कहा ये कि पहली बात हुई कि कोई फ़ौजी इमदाद मिलती ही नहीं। अब पाकिस्तान को सिवाय शायद ट्रेनिंग की फैसिलिटी है जो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए वो अभी पाबंदी रख के दोबारा बहाल हुई थी और जिसमें सिर्फ $35 मिलियन मिलते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ये नहीं चाहते और हमने कभी इसकी कोशिश नहीं की, बल्कि हम लोगों ने तो जब हुकूमत में थे तो उस वक्त हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इमदाद है वो बहाल भी हो जाए। ये जो सिलसिला है उसमें उन्होंने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो कांग्रेसमैन कसार ने हमें ये कहा कि एक बिल ऑलरेडी मौजूद है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और वो ये है कि उन सारे ममालिक पर जहाँ ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी होती है उन पे फ़ौजी इमदाद ना दी जाए, और अगर दी जा रही है तो रोक दिया जाए। तो वो उसका उन्होंने हमसे ज़िक्र किया, हमने उनसे नहीं कहा कि आप ऐसा करें। अच्छा अनवर, अब आपकी बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग है वाशिंगटन की, और ख़ास तौर पर कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस, मुख्तलिफ प्रेसिडेंसीज़ कैसे अपने बिजनेस कंडक्ट करती हैं और फॉरेन पॉलिसी स्पेशली। आपका क्या ख्याल है कि ये जो लॉबिंग चल रही है इस वक्त पर, ये कुछ अचीव कर भी सकेगी? और अचीव से मेरी मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगे, ज़ाहिर है कि वो तो कोई नहीं चाहता, लेकिन यूएस की पॉलिसी चेंज टुवर्ड्स पाकिस्तान या पीटीआई की तरफ उनके जो भी एटीट्यूड है, व्यूज़ हैं, और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ जो एटीट्यूड व्यूज़ हैं, उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन है आपकी नज़र में? अभी तक तो नज़र नहीं आई है। उसकी वजह खुद मैं समझता हूँ खान साहब जो इमरान खान साहब की गलती है कि उन्होंने जब वो अमरीकी कॉन्स्पिरेसी का जो सिलसिला शुरू किया, अच्छा अमरीकी इस बात को समझते हैं कि उनके बारे में इस तरह की बातें करना लोगों को दूसरे मुल्कों में मकबूल बना देता है, और मकबूलियत के लिए लोग ये करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक बात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, और वो ये है कि किसी भी ऑफिशियल का नाम लेके आप उसको टारगेट करें। अगर कोई अमरीकी भी करता है तो मैंने देखा कि वो जर्नलिस्ट जो है वो बहुत मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए कि अमरीकी ये कहते हैं कि अगर आप अपने ऑफिशियल का नाम लेंगे तो वो ऑफिशियल तो एक हुकूमत की बाइडेन इंतज़ामिया की नहीं, अमेरिकन हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। आप बाइडेन इंतज़ामिया को टारगेट करें, आप किसी गवर्नमेंट का जो रेगुलर मुलाजिम है उसको बिल्कुल टारगेट ना करें। और इमरान खान साहब ने मुसलसल टारगेट किया, उनके लोगों ने किया, सज्जाद बरकी साहब ने किया, आतिफ़ खान ने किया,
और उसका रिएक्शन है कि आप भी जो बाइडन इंतज़ामिया है वो नहीं उनको एक्सेप्ट कर पा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, जिससे कोई ताल्लुक़ इमरान खान से नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड लू वाली बात वो अहम ज़रूर है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब अमेरिका में जिस मुल्क की कदर है, जिसकी इज़्ज़त है, जिससे अमरीकी दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं भारत, और जिस वक्त तारीफ़ की जाती है, हर वक्त तारीफ़ की जाती है, वो भारत है। और अब भारत के मुकाबले में आपको कहीं कोई ना निजी फंक्शन में ना सरकारी फंक्शन में आपको करीब क्या कोई दूर भी नहीं नज़र आते आप उसके। लिहाजा अब ये समझना कि किसी भी लॉबिंग से पाकिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी को रिवाइव किया जा सकेगा, ये बहुत मुश्किल है। अनवर साहब ये बताइएगा कि ये आपके इसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एक और कोई पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ का एक ग्रुप है जो इस पूरी मुहिम को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग कितने मौसर हैं और ये इनको बैकिंग क्या गवर्नमेंट से मिल रही है? इसमें असल में जो इत्तलात हैं गैर मुसद्दक़ा, उनकी तस्दीक नहीं कोई भी कर रहा, वो ये हैं कि हमारी एम्बेसी से कहा गया है कि आप जो है वो जो 67-69 जो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने साइन किया है लेटर सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए, वज़ीर ख़ारजा के लिए, कि आप पाकिस्तान पे दबाव डालें जमहूरियत की बहाली और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट का, तो वो उनसे कहा गया एम्बेसी से कि इनमें से कुछ कांग्रेसमैन को, कुछ लॉ मेकर्स को, वीमेन को तोड़ें आप और उनसे ये बयान दिलवाएं कि हमारा उस लेटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या अगर ताल्लुक़ है तो सिर्फ इस हद तक है कि जमहूरियत के तक है और हम इमरान खान की हिमायत नहीं करते। उस सिलसिले में जो एक साहब हैं ताहिर जावेद साहब, उन्होंने मुलाकातें की हैं दो कांग्रेस मैन से, अभी तक किसी कांग्रेस वुमेन से नहीं मिले, और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो जो लेटर था वो जमहूरियत के लिए था, इमरान खान के लिए नहीं था। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई है और इस मुहिम में मैंने बात की थी जो हमारे साबिक़ सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी, तो वो भी जो हैं इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अनवर, अब थोड़ा सा वापस अगर आए जो ओवरसीज़ पीटीआई सपोर्टर्स हैं, और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं कहूँगा कि सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो मेजॉरिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और कासिम के अब्बू के बहुत वो चाहने वाले हैं। अब आपकी ज़ाहिर बात होती है, आपकी बड़की साहब से भी बात होती है, और जैसे आपने जिक्र किया कि ये वही लोग थे जो निकले हुए थे एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम ग़ुलाम हैं, और एकदम फिर हम अब यू टर्न का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया गया लेकिन और कोई चीज़ फिट नहीं हो रही यहाँ पर, क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ। फिर आप यू टर्न लेके आते हैं कि जी अमेरिका शरीफ हमें बचा लें आप, या हमारे लीडर को बचा लें, हमारी पार्टी को बचा लें, देखिए कितनी हमारे साथ हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है। तो ये जो एकदम कड़वट ली है, ये उनको खुद, मतलब वो खुद किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह इसको जस्टिफाई करते हैं कि 1-1.5 साल तो आपने कहा कि यार इन लोगों ने हमारी हुकूमत गिराई, सब कुछ लोकल सहूलतकारों के साथ, अब उनके पास ही जा रहे हैं, इसमें लॉजिक क्या है? बड़े आराम से करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए हम अमरीकी शहरी हैं, ड्यूअल सिटीज़नशिप जो है हमारी, वो हमारे अमरीकी शहरी होने पे कोई असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि हमें पूरा इख्तियार देता है अमरीकी दस्तूर कि हम ड्यूअल सिटीज़नशिप रखें, और जब हम किसी मामले में अगर हमें तकलीफ़ पहुँचेगी, हमें कंसर्न होगा, तो हम अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको मुदाखलत समझ रहे हैं और सिर्फ अपनी ऐनक से देख रहे हैं। अगर हमारी ऐनक लगा के देखें तो उनकी बात समझ में आएगी कि अमरीकी शहरियों का एक सेक्शन, एक ग्रोह जो है वो एक मामले में तकलीफ़ में मुब्तला है और अपनी तकलीफ़ लेके अपनी हुकूमत के पास जा रहा है। कांग्रेस में तो ये मदाखलत है, ये साजिश नहीं है, मतलब अगर हम इस तरह वो कहते हैं हमारा हक है, हक है, सारा हक है तेरा। अच्छा दूसरा सवाल, अब जैसे आपने कहा कि बड़ी एक तकड़ी तंजीम है वहाँ पर, बड़की साहब हैं और भी बहुत लोग होंगे, बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शहबाज गिल को फिर क्यों, मतलब क्या कि उनको कोई ना कोई जॉब देना था कि भाई बिजी रहे, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया और ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर भी उनकी वही हरकतें हैं, क्योंकि मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करने की तो कोशिश बड़ी की मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब की, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल हार्डवेयर का मसला है। तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई है ना, एक चीज़ में उसको कमाल हासिल है अपने आप को नुकसान पहुँचाने में, और शहबाज गिल साहब को जो है ना सामने लाना एक ऐसी ये हरकत होगी
और मेरा ख्याल जो अल्टीमेटली पीटीआई के लिए नुकसान साबित होगी, क्योंकि उनको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। उनको एक ख़ास रोल दिया गया था, वो रोल वो अदा कर रहे थे, और वो रोल अमेरिका में तो पाकिस्तान में तो शायद अच्छा हो, यहाँ आपको मुसीबत में फंसा देगा, क्योंकि वो उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हर किसी से लड़ पड़ते हैं, हर किसी को बुरा भला कहते हैं, और अजीब गरीब उनका अब भी वैसा ही एटीट्यूड। वैसे तो पीटीआई सारों का ही मसला था, हालांकि मैं मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत पसंद शख्स के तौर पे मैं उनसे मुझे हमदर्दी है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो मुझे भी किसी को भी बाज़ाब्ता जाति कहते हैं, आ गए आप, अच्छा आप तो हमारे दुश्मन हैं, आप तो फला हैं। बिल्कुल सही। ये तो बर्दाश्त, नहीं, कुछ लोग होते हैं अनवर भाई, जिन पर अगर आप हमदर्दी करें ना तो वो गारंटी के साथ आपको पछताना ही पड़ेगा। अनवर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हम कर रहे थे पीटीआई अमेरिका, पीटीआई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान की, जहां पर बड़े प्यार से रिवर्स इंजीनियरिंग अपने अरूज पर है। आपको सबको पता है कि हर दिन ये खबर आती है कि कुछ पीटीआई के साबिक रहनुमा या साबिक लॉ मेकर्स ने या तो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है या तो सियासत से ही लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जैसे कि अभी हाल में साबिक पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उर्फ वसीम अकरम प्लस उर्फ और भी बहुत कुछ, उन्होंने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जो लेटेस्ट हैं वो हैं कि आयशा इकबाल साहिबा और चौधरी रज़ा, दोनों जो पंजाब के साबिक MPAs थे, उन्होंने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और अभी पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जगह काफ़ी हैं, नून लीग में इतनी जगह नहीं है शायद, क्योंकि उनका काफ़ी एक बुरा एक्सपीरियंस अभी रहा है पीटीआई के डिफेक्टर्स के साथ बल्दियाती इलेक्शंस में, ये बाई इलेक्शंस में। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जो एक बार फिर तरीन ग्रुप उभरा है, उनके दरवाजे जाहिर है खुले हैं। और इसके साथ साथ अगेन याद माजी, हाशिम डोगर साहब और मुराद राज साहब, जो दोनों साबिक वज़ीर रहे हैं और बहुत ही अग्रेसिवली जिन्होंने पीटीआई को डिफेंड किया है, उन्होंने भी कहा है कि अब बहुत हो गया है, हम एक नज़रियाती ग्रुप बनाते हैं पीटीआई का, जिसका नाम प्यार से उन्होंने रखा है पीटीआई डेमोक्रेट्स। और ये भी कहा है कि 35 MPAs और MNAs हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हम उनको सामने नहीं ला रहे, क्योंकि हम सामने लाएंगे तो फिर लोग उनको बड़ा तंग करेंगे कि आप हमारे साथ आ जाएं। मैं समझ सकता हूँ। और इससे मुझे याद आया कि एक ज़माने में एक पार्टी बनी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पेट्रियट ग्रुप, मतलब के 5 Ps, 3 नहीं 4 नहीं, पूरे 5 Ps। अब ऐसे ही चीज़ें बन रही हैं, P की जगह D लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, D तो वैसे ही सबको लगा हुआ है। और सवाल अब ये बनता है कि पीटीआई के लॉ मेकर्स, पीटीआई के रहनुमा तो टूट जाएंगे, क्या वो पीटीआई के वोट्स भी अपने साथ ले आएंगे? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बॉस। ये उस दिन वसत और हम भी बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है सबका यही तज्जिया है कि नहीं, वोट तो नहीं जाएगा, वोट तो नहीं जाएगा। वोट जो है वो कासिम के अब्बा का है, वो तो कासिम के अब्बा का है, हो सकता है सुलेमान के अब्बू का भी हो, सुलेमान के अब्बू का भी वोट है। तो तीसरा भी नाम मैं ले सकता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी जिन भी लोगों से बात हो रही है कराची में ना, आम आवाम से, उनके दिलों में काफ़ी गम गुस्सा है पिछले 1 महीने के जो वाक़यात हैं। उसके बाद वो उनको ये लग रहा है कि उनकी नई एक अवेकनिंग हुई है कि ये मुल्क कैसे चलता है। और जब आप उनको बताएं कि अभी समझ आई है एक तसलसल है, तो वो कहते हैं वो सब माजी वाजी तो ठीक है। मैंने कहा 2018 में क्या होता है, उन्होंने कहा वो सब छोड़ दें, वो पास्ट है, अभी जो हो रहा है हमें उसको देखना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी एक एवोल्यूशन है ना, लेकिन ये एक स्टेप आगे है ना सर। देखिए अगर पूरी एवोल्यूशन, और मतलब मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं भोली बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वसत मुझे शायद डांटेंगे इस बात पर। एक्चुअली वसत से भी इनपुट लेते हैं कि ये जो उस दिन आप ही ने कहा था वसत के ये जो भी हो रहा है ये हमने पहले देखा है, लेकिन इतनी तेजी से अवाम जो है ना उसमें काफ़ी गम गुस्सा है। नहीं, अवाम में बिल्कुल गम गुस्सा है, और उतना ही गम गुस्सा है जो ज़िया के दौर में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ एक सिंपैथी वोट के सिलसिले में था। 9 मई इज़ अ ब्लेसिंग मेरे ख्याल में हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, इसलिए कि उसको आप सामने रख के जो इक्तसादी कंबल में लपेट के अवाम की कुटाई हो रही है उसकी तरफ ध्यान ना जाए। लिहाजा हर वक्त 9 मई करते रहो, 9 मई करते रहो। वो कहें जी महंगाई, अबे तुझे महंगाई की पड़ी हुई है, यहाँ 9 मई हो गया, या कुछ भी करके आप कह सकते हैं
कि 9 मई। अच्छा, उसके साथ सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि अब जो बजट आने वाला है तो IMF ये 9 तारीख को बजट आने वाला है, इत्तेफाक की बात है कि 9 जून को बजट आने वाला है, 9 मई। तो हाँ, ये अब इसहाक डार साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम IMF को बजट दिखाएंगे, इसलिए कि IMF ने भी किस्त इसलिए रोकी हुई है कि भाई पहले तो पेपर आउट करो ना कि तुम क्या क्या हातम ताई की जो चीज़ें हैं, ख़जाने हैं, वो लुटाना चाह रहे हो उधार के पैसों पे। तो जो शहबाज शरीफ ने अनकरा में कहा है कि जी अनकरीब खुशखबरी मिलने वाली है, तो वो खुशखबरी बजट के बाद मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि IMF जो है जो किस्त रिलीज़ करेगा वो 30 जून से पहले जो प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है उससे पहले होगा। लेकिन इट्स सवालिया निशान, बिग इफ, व्हाट इफ। तो उसके साथ साथ ये जो ग्राइंड किया जा रहा है ये, और बजट में आप ज़ाहिर है रिलीफ नहीं दे सकेंगे, तो दोनों मिलके इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल पैदा करने वाले हैं। और एक न्यू लो हमने बहुत देखा है, भुट्टो का जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स है उसके तहत मुखालफिन को उठते हुए देखा है, ज़िया के दौर को देखा है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर को देखा है, किस तरह लोगों को जबरी अगवा किया था। अब एक बड़ा कमाल सिलसिला ये शुरू हुआ है और पंजाब पुलिस से ही शुरू हुआ है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जी ज़रार खोड़ो नहीं मिले या मैं नहीं मिला तो मेरे घर वालों को उठा लिया, फाइन। लेकिन अब ये तकल्लुफ भी नहीं किया जा रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस बंदे को लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं चल ठीक है, आप बंदे को लेके जा रहे हैं, ये तो बताओ किस थाने में लेके जा रहे हो। नहीं लेके, एक थाने से दूसरे तीसरे, अदालत पूछती है कहाँ है, जी मेरे थाने में तो नहीं है। फिर वो पूछती है कौन से थाने में है। तो अगर आप बिल्कुल भी फरिश्ते हैं, इनोसेंट हैं, तब भी ऑन एन एवरेज जो भी आम शहरी उठाया जा रहा है वो कम से कम 3 से 4 दिन तो कहीं नहीं गए उसके घर वापस आने में। और अब मुझे एक मंतक समझ में नहीं आ रही कि एक साहब का 82 साला बाप जो है वो क्यों उठाया जा रहा है, एक साहब का जो 75 साला बाप है वो क्यों उठाया जा रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर देंगे नदीम अफजल। इस तरह का जो सिलसिला है वो मजीद मेरा ख्याल है उस जकड़बंदी को नफरत फैलाने का बायस बन रहा है मेरे ख्याल। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वक्त कम है, लेकिन अगर ये पूरी जो इंजीनियरिंग चल रही है ये मुकम्मल हो जाए अक्टूबर तक, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर कराएंगे या अभी भी गारंटी नहीं है? अक्टूबर एक्चुअली अगर ये अगले 2 महीने में इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो अगस्त में फिर ये पार्लियामेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है, या ये 2 महीने बाद इनको अक्टूबर में इलेक्शन कराना होगा, या ये डिसॉल्व करते हैं तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा 90 रोज। सर इलेक्शन तो बर्मा में भी हुए थे जी, होते रहते हैं। हाँ, अब वो कितने क्रेडिबल होते हैं ज़ाहिर है कि वो हमें देखना होगा, ये तो देखना होगा। लेकिन यहाँ पे हम बोल तो नहीं सकेंगे। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आके दीगर मौज़ूआत पे बात करते हैं। जी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाए सिंध के जो अपने मेयर्स हैं और ज़िलाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, उनके नामों का आज ऐलान कर दिया। हम जानते हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे पर हुक्मरानी कर रही है। यहाँ के जो बल्दियाती इलेक्शन है पहले वो हो नहीं रहे थे, खुदा करके हुए तो उसमें डिलेज़ होते रहे, लेकिन अब जबकि पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि तकरीबन पूरे सूबे को वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों से रूल कर सकते हैं, तो हालात उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कराची की अगर बात करें सूबाई दारुल हुकूमत, तो मुर्तज़ा वहाब साहब को नॉमिनेट किया गया है मेयर के लिए, और हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो। कराची की दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि अभी भी नंबर्स गेम में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF के जो सारे वोट मिला भी लें तो भी वो लीडिंग पोजीशन में अभी नहीं है। जमात इस्लामी और PTI इस वक्त जो है उनका इत्तेहाद लीड कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि मेयर हमारा होगा। काफ़ी तशवीश इस बात पर जमात इस्लामी और PTI की तरफ से सामने आ रही है कि डिफेक्शंस होंगे, ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के बाद ये तशवीश ज़ोर पकड़ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। और इसमें ये हमें नज़र आ रहा है कि जो हालिया 1-2 दिनों में जो इजलास करने की कोशिश की PTI ने और जमात इस्लामी में, उसमें PTI के जो अरकान हैं वो काफ़ी सारे नहीं आए, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो इस वक्त डावाडोल हैं। पीपल्स पार्टी का ख़ुद ये कहना है कि नहीं, हमने शहर की खिदमत की है और अगर कुछ लोग ख़ुद PTI छोड़ के हमारी तरफ आना चाहेंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे।
तो इस कराची और हैदराबाद के अलावा बकिया सिंध पर भी अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो जहाँ तक मैंने देखा है ज़रार और वुसत, इस दफ़ा हमें कोई फ़ीमेल कैंडिडेट लीडिंग पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद टिकट्स बांटे थे तो खैरपुर नवाबशाह से ख़वातीन को उन्होंने चूज़ किया था। इस दफ़ा ख़वातीन नज़र नहीं आ रही। और दूसरा जो हमें सेकेंड टियर लीडरशिप नज़र आ रही है जो नॉमिनेट हुए हैं वो आपके रिवायती सियासी ख़ानदानों के बेटे, भतीजे, भांजे और उसी तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी को ये नज़र आता है कि हम अपनी जो आने वाली नस्ल है, जो लीडरशिप है पार्टी के अंदर से, हम उनको उभार कर सामने ला रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर थोड़ा तज्जिया करते हैं, कमेंट लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन पर जामी चांडियो साहब, सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं। जामी चांडियो साहब, ये बताइएगा कि ये जो अब हमें नज़र आ रहा है ग्रास रूट्स लेवल पे एक नई पौध जो पीपल्स पार्टी सामने लेकर आ रही है, इसे जब हम देखते हैं तो हमें इस सूबे के हवाले से आइंदा के लिए क्या इशारे मिलते हैं? देखिए, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं और जो नताइज आए हैं और उसके बाद अब जो लोकल गवर्नमेंट के अहदेदारों की और जो मनसबों पे लोग की नॉमिनेशन हुई है, उसमें 2-3 फैक्टर्स बड़े खुलकर सामने आए हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि 4 फैक्टर बहुत बुनियादी है। कराची की शहर की हद तक तो ठीक है कि एक पार्टी की हेजेमनी टूटी है जो दहाइयों से कायम थी MQM की, और वो एक खुशाइन फैक्टर है। लेकिन मजमूई तौर पर सूबा सिंध में सूबाई सतह पर एक सिंगल पार्टी की हेजेमनी जिस तरह से वो इस्टेब्लिश हुई है और होती चली आ रही है, वो मेरे ख्याल से ओवरऑल डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए और जमहूरियत के लिए और जमहूरी एक कम्पिटेटिव फिजा के लिए वो कोई खुश आइन फैक्टर नहीं है। और उसमें जो 2 और बातें जो परेशान कुन है या जो अलार्मिंग है वो ये है कि अगर एक जमात के पास इस तरह से उन्होंने मैनेज कर ली है अपनी पॉलिटिकल हेजेमनी, तो सवाल ये है कि शहरियों की जानिब से हम सब लोग ये पूछने में हक बजानिब है कि फिर वो पावर वो गवर्नेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ये सवाल है। क्या इस सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी मैनेज कर ली है, उसके नतीजे में आम शहरियों को सर्विसेज के मद में, गवर्नेंस के मद में और एक बेहतर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर के मद में, रूल ऑफ लॉ के मद में आखिर शहरियों को क्या मिल रहा है, तो नजर ये आ रहा है। और मैं इसमें चौथा फैक्टर ये ऐड करूंगा कि जो अलार्मिंग बात है मैं समझता हूँ वो ये है कि ये सारी पावर गेम और सारी पॉलिटिकल हेजेमनीज वो शहरियों के लिए नहीं है, वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए नहीं है। वो हर जिले में एक तरह के खानदानों के पावर की हायरार्की को उसने बहुत बदतरीन अंदाज से एस्टेब्लिश किया है, स्ट्रेंथन किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो पहले भी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने पूरे सूबे के अंदर अपनी पूरी सियासी हेजेमनी एस्टेब्लिश या मैनेज कर ली है, तो उससे आखिर इस सूबे के तमाम बुनियादी जो शहरी हैं, वो किसी भी जबान बोलने वाले हों, वो चाहे अर्बन सिंध के हों चाहे देही सिंध के हों, आखिर उनको इस सारी पॉलिटिकल एक पार्टी की हेजेमनी से क्या मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल खानदानों के पॉलिटिकल पावर की हेजेमनी को स्ट्रेंथन करने की एक सूरत हाल है, और सर्विसेज में, गवर्नेंस में, रूल ऑफ लॉ में कोई बहुत बुनियादी शिफ्ट हमने नहीं देखी पिछले 15 सालों में। माजी के ज़मानों में तो ठीक है कि एक पार्टी के पास जवाब होता था कि उनको गवर्नमेंट के बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मिलती थी, लेकिन एक पार्टी को एक सूबे में 15 साल से हुकूमत मिली हुई है और वहाँ कोई बुनियादी सब्सटेंशियल इंडिकेटर्स उस तरह से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल हेजेमनीज है MQM की शक्ल में थी कराची शहर के अंदर, तब भी वो गलत और वो गैर जमहूरी थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में है तब भी उसकी सूरत हाल हुई है। अच्छा तो जामी साहब, सवाल ये है जी, कि सारी सूरत हाल से शहरियों को, गवर्नेंस को क्या मिलने वाला है। अच्छा जामी साहब, अब इसका अगर मैं डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर प्ले करूँ और पीपल्स पार्टी के आप किसी बंदे से बात करें तो आपको ये आर्ग्यूमेंट हमेशा मिलती है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंध के जो बड़े शहर हैं, चले कराची और हैदराबाद की बात कर लेती है,
कि पहले जिस तरह बटा हुआ निज़ाम था, हाँ, एक इदारे पर एक पार्टी का होल्ड है, दूसरे इदारे पर दूसरे पार्टी का होल्ड है, और वो साथ काम करने से इनकार करते थे। इनकार किया बल्कि एक दूसरे को सैबोटाज करते थे। और इसकी वसीम अख्तर कितना रोते रहते थे, वसीम अख्तर रोते रहे, सब रोते रहे। नहीं है, तो और आपको भी पता है कि जो अभी जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली तो आप सूबाई हुकूमत के मातहत हैं एक तरह से, सारी चीजें आपको वहां से ही मिलेंगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी अगर एक यूनिटी हो पार्टी की तो आपके फिर भी कोई चांस बनता है कि आपका शायद कोई काम हो जाए यहाँ कराची में या हैदराबाद में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके दो पहलू बहुत मैं समझता हूँ कि बुनियादी हैं समझने के लिए। मैं आपकी बात के आने से पहले ये बात कर दूं कि ठीक है कि 18वीं आईनी तरमीम ने आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बना दिया ऑब्लिगेटरी, कि अब वो लाजमी है और उससे उसको रद्द करना या उसका इनकार करना मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो अलमिया है, और ये चारों सूबों में सूरत हाल यही है और सूबा सिंध में भी ये सूरत हाल है, कि लोकल गवर्नमेंट के जवाब का जो स्पिरिट है कि सर्विसेज को बेहतर किया जाए और गवर्नेंस को पार्टिसिपेटरी बनाया जाए और लोगों की, आम शहरियों की जो रियासत और हुकूमतों के साथ जो एक एक्सेस है, जो रसाई है, उसको आसान किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिलीवरेंस है उसको आसान किया जाए और उसको बेहतर किया जाए। तो मुझे लगता है मेरा सबसे पहला एप्रीहेंशन ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को शहरियों के लिए किसी बेहतर जमहूरी निज़ाम के डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की बजाय समझा ये गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी हेजेमनी कायम कर लें और हर जिले में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में उन खानदानों की हेजेमनी को स्ट्रेंथन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा डिनायल है, ये नेगेशन है लोकल गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन के स्पिरिट। बिल्कुल सही। अब जो आपकी बात है मैं उस पर आऊँ कि कराची शहर की सूरत हाल हो, हैदराबाद की सूरत हाल हो और इसी तरह बाकी सिंध के तमाम अजला की सूरत हाल हो, तो मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे बदल जाते हैं, हेजेमनीज की जो नुमाइंदा जमातें बदल जाती हैं, लेकिन उससे जो इस सूबे के कराची, हैदराबाद समेत पूरे सूबे की जो मुस्तकिल शहरी है, उनकी जिंदगियों में और सूबे के गवर्नेंस के पैटर्न में, रूल ऑफ लॉ में, डिलीवरेंस में, सर्विसेज की फराहमी में कोई सब्सटेंशियल फर्क ना हमने इन 15 सालों में देखा है। खासतौर पर 2010 के बाद तो ये सिस्टम ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, और आगे भी नजर नहीं आ रहा कि ये जो पॉलिटिकल जिस तरह की ये पैटर्न है उसमें कोई लोकल गवर्नमेंट कोई शहरियों के लिए काम करने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। जामी चांडिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पे आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। बिल्कुल है कि मसला स्ट्रक्चर का है और स्ट्रक्चर के पीछे जो नियत है उसका मसला है। तो पीटीआई प्लस जेआईआई या पीपल्स पार्टी आए, मेरा ख्याल है, लेकिन एक पॉइंट दिया ना कि फॉर एग्जांपल जब हर जगह पीपल्स पार्टी छा जाएगी, कंपटीशन वाइप आउट हो जाएगा, तो लोगों के पास चॉइस नहीं रहती है और ये आपकी जमहूरी एक्टिविटी के लिए ठीक नहीं है कि यू आर स्टक। बहुत सारे लोग ये जैसे शिकायतें करते भी हैं, लेकिन वोट जाके फिर भी पीपल्स पार्टी को देते हैं। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करेंगे अपनी फुटबॉल नेशनल टीम के बारे में। वेलकम बैक। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा अगर आप किसी भी खेल के बारे में बात करें तो पता लगता है काफ़ी बुरा हाल है। और जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी फुटबॉल की देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना है प्लेयर्स को। अच्छा, उसमें प्लेयर्स की गलती नहीं है, वो अपनी पूरी जान लगाते हैं, अपनी पूरी ट्रेनिंग करते हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, हालांकि वसाइल की कमी है। दो जो बुनियादी मसले हैं, एक तो जैसे मैंने वसाइल का फंड्स का जो हमेशा ही रहा है और शायद हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं और दिन ब दिन हम मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा मसला है पॉलिसी का, पैसा और पॉलिसी कुछ ऐसी है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी इसी माह पाकिस्तानी मेंस फुटबॉल टीम ने जाना है मॉरिशस 11 जून से 17 जून, और वहाँ से फिर उन्होंने जाना है बंगलौर, जहाँ पर साउथ एशिया चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रही है 21 जून को।
लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। मायूस होंगे ना, क्योंकि ट्रेनिंग जहाँ पे करनी है आपको टेंशन है कि एनओसी नहीं मिल रही। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, अपने शो भी करते हैं, अब्दुल गफ्फार भाई। गफ्फार भाई, ये ज़रा बताएं कि ये मामला अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? कोई टॉप लेवल पर या किसी मीडियम लेवल पर इस पर बात भी हो रही है? बहुत शुक्रिया सर। देखें, आपने जिक्र किया फंड का, ये वाहिद खेल है फुटबॉल जिसमें फंड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फीफा के पास इतना पैसा है कि हमारे जैसे गरीब ममालिक को जो पैसा देता है हम आराम से अपने टिकटें खरीद सकते हैं। एक लेटर चाहिए सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, जिसको कहते हैं एनओसी। वो एनओसी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से गलती ये हुई कि उन्होंने मॉरिशस वाले टूर्नामेंट और इंडिया टूर्नामेंट के लिए एक साथ अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि भारत का आपको मामला पता है कि एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी ये लड़ाई हो रही है कि पाकिस्तान की, हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भारत जाके ये कह दिया कि हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहते हैं, तो फिर आप ये कहकर अपनी टीम को भारत जाने के लिए एनओसी ना दें, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। या तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो ओपनली आप बता दें, तो मॉरिशस जाने के लिए एनओसी दें ताकि वहां जाकर टूर्नामेंट खेलें। देखिए, स्पोर्ट्स कभी भी इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ होता है। आपको सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप से पहले एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं मॉरिशस में, जहाँ जाकर अपनी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 साल पहले आप पे पाबंदी उठी है फीफा की, उससे पहले आपकी अच्छी खासी जो फुटबॉल जनरेशन थी वो जाया होगी, वो खेल ही नहीं पाए बिकॉज आप बैंड से, क्योंकि 2 पैरेलल बॉडीज थी आपकी, गवर्नमेंट और कोड दीगर मामला को फीफा ने उठा के बैन कर दिया। अब उन्होंने अल्लाह करके फीफा नॉमिनेशन कमेटी बनाई है, उसके इंतखाबात पे रोना पीटना बचा हुआ है। भाई इंतखाबात को छोड़ें, वो हो जाएंगे। आपको इतने अरसे बाद, अभी सिर्फ मेंस के और वुमेन्स के साथ 2-3 टूर हुए हैं बमुश्किल पिछले 1-1.5 साल में। आपको 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट कर रहे हैं। ये वो टूर्नामेंट है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो पाकिस्तान ने 93 में खुद होस्ट की हुई है, फिर पाकिस्तान ने इसके बाद भी इसको होस्ट किया हुआ है समझ लें 2005 में। तो भाई जिस टूर्नामेंट को आप होस्ट करके भारत को होस्ट करते रहे, और आपके फॉरेन मिनिस्टर, मैं तो कह रहा हूँ कि वहां जाके कह चुके हैं कि पॉलिटिकल मामला है, बट आप क्लियर करें ना। अब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो जवाब दे दिया कल फुटबॉल फेडरेशन को इसी खिलाड़ियों के पैगाम के नीचे कि आपने 23 मई को जो है ना हमें मुकम्मल जो है ना वो कागजात भिजवाए थे। यार आप फॉरेन मिनिस्टर, आप स्पोर्ट बोर्ड हैं, आपको अपनी टीम की फिक्र नहीं है, आप जवाब दे के पोजीशन कैसे क्लियर कर रहे हैं? आपको फिक्र होनी चाहिए कि भाई कागजात नहीं आए, भेजो, जल्दी भेजो ताकि हम आपको एनओसी दें। लेकिन सर ये जुस्तजू होगी, तड़प होगी मुल्क के लिए तो काम होगा, वरना बहाने जितने मर्जी बना लें। अच्छा गफ्फार, मुझे बात बताएं, ये इस वक्त जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि यार आपके पास बेशक कोई वसाइल नहीं है, आपको ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, या आपको इक्विपमेंट नहीं मिली, आपको फैसिलिटी नहीं मिली, परफॉर्मेंस आपकी टॉप की होनी चाहिए, जाहिर है। इस वक्त प्लेयर्स पर क्या गुजर रही है, क्योंकि उनको तो अभी तक पता भी नहीं है कि यार हम जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह की जब मेंटल टेंशन में आप होते हैं, तो अगर वो एनओसी मिल भी गई, किस तरह की प्लेइंग कर लेंगे? देखिए सर, क्रिकेट वाहिद खेल है पाकिस्तान में जो बहुत तमीज से चल रहा है, जिसमें कोई पैरेलल बॉडी नहीं है। फुटबॉल में अब भी ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ है, एक पूरी एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ जो है ना मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सीधी बात है। अभी प्लेयर्स की आपने बात की, अपने कुछ प्लेयर तो सर वो भी हैं जिनको आपने फॉरेन लीग से बुलाया है कि आप पाकिस्तानी नजात हैं लेकिन फलानी जगह खेलते हैं, आइए मुल्क आइए। वो सर पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे सर, जब आपने एनओसी नहीं दिया वो अगली दफा पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे भाई जो तुम्हारे पास टैलेंट है उससे खेल लो। सर प्रॉब्लम सुनने खाना ये है कि ये स्पोर्ट बोर्ड हो जाए, सूबाई राब्ते की वजारत हो जाए, फुटबॉल फेडरेशन, आपस में सर जब इत्तेफाक नहीं होता ना सर, जब इत्तेफाक ना हो तो फिर ये मामला होते हैं। 23 मई को रिक्वेस्ट की गई है एनओसी की, आज क्या तारीख है, इवेंट सर पे खड़ा है। वही आप वाली बात के प्लेयर जब ट्रेनिंग कर रहा है उस बेचारे को यही नहीं मालूम कि 8 तारीख को मैं ट्राई करूंगा या मैं यहाँ बैठकर सामान पैक करके अपने घर चला जाऊंगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है सर। इसका जो भाई धन आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपकी जो हॉकी टीम जूनियर एशिया कप में गई, आपके स्पोर्ट बोर्ड ने ना एनओसी पर देना था और ना उन्होंने फंड दिए। डीएचए ने आपको स्पॉन्सर किया, इससे पहले किसी प्राइवेट ने स्पॉन्सर किया, तो आप मुल्क की नेशनल टीम पाकिस्तान गवर्नमेंट के फंड के बगैर खेलने गई है। आप इससे इस मुल्क का अंदाजा लगा दीजिए। आपको एक मैकेनिज्म से बनाना पड़ेगा। अभी बजट आएगा ना, एक छोटी सी हेडलाइन लगी होगी हमारे चैनल पे भी और अखबार में कि स्पोर्ट्स का इतना बजट है, बट कोई ऑनरशिप नहीं है। जी बुला ली जाता है। आपकी जूनियर हॉकी टीम जीत कर आई, किसी ने 1 रुपया सर अनाउंस नहीं किया, 1 रुपया, जबकि आधे बच्चे बेरोजगार हैं। ये बात ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। तो मतलब मैं चाह रहा था कि पॉजिटिव शो खत्म हो, और मेरे ख्याल आप खेलते हैं फुटबॉल? खेला है? नहीं, मेरे साथ फुटबॉल खेला गया
मैं ओन कौन सा स्पोर्ट खेलते हो यार? मैं ओन गोल मारने पे मास्टर हूँ। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? मैं शतरंज खेलता हूँ सर। शतरंज का खिलाड़ी, वो स्पोर्ट्स है, इट्स अ स्पोर्ट। आप कभी मुकाबला करें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, डन है। आप सबके लिए ओपन चैलेंज है। तो अब इसी नोट पर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।